डेटा से, सीरीज से, सीरीज पढ़ाई है ना आपको रेडॉक्स में। सीरीज पढ़ाई है ना रेडॉक्स में, उससे, उस डेटा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या 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 क्वेश्चन करेंगे और क्या करेंगे? अद्भुत प्राणी है ये। चलो, अब आपको वर्क के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए ना, बहुत सारे मतलब 2-3 तो करा दिए ना। हाँ, तो अब आप एक क्वेश्चन करके मुझे बताएंगे, है ना? एक क्वेश्चन करके आप मुझे बताएंगे। चलिए, आज का लेक्चर शुरू होता है और आप करेंगे सवाल। चलिए, बातचीत ना करें, काम करें। इस तरफ प्रेशर दे रखा है एटीएम में और इस तरफ वॉल्यूम दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पे प्रेशर है 1, यहाँ पे प्रेशर है 3। ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहां से। एक स्टेट है 1, 1 से जाता है 2 पे, 2 से जाता है 3 पे, 3 से आता है 4 पे। ये 4 स्टेट है। ग्राफ प्रोसेस हो रहा है, 1 से जा रहा है 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे और 4 से 3 से 4 पे आता है ना? 3 स्टेप हो रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम 1000 दे रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 2000। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml होता है ना? तो अब आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन फ्रॉम 1 to 4। 1 से 4 तक जाने में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन फ्रॉम 1 to 4। मोल्स ऑफ गैस दे रखा है 0.1 मोल, आइडियल गैस है। सीवी दे रखा है 1.5 आर, सीवी की वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू दे रखी है 0.082 लीटर एटीएम केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। 1 to 4 जाने में वर्क डन बताना। आइसोथर्मल वगैरह की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, है ना? टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपना फॉर्मूला एक ही अपने पास, क्या लगाएंगे? -P एक्सटर्नल डेल्टा V, वही वाला लगाना ना। 3 प्रोसेस हो रहे हैं, तीनों में अलग अलग निकाल लो, 1 to 2 में, 2 to 3 में और 3 to 4 में, और तीनों को जोड़ दो। ये क्या लगा रही है? तो आइसोथर्मल के लिए होता है ना फॉर्मूला। आइसोथर्मल तो लिखा ही नहीं है मैंने। क्वेश्चन में कहीं आइसोथर्मल नहीं है, है ना? ट्राई करिए।
टोटल वर्क निकालना है 1 to 4 में, तो वर्क आ जाएगा 1 to 2 में प्लस वर्क 2 to 3 प्लस वर्क 3 to 4, 3 टुकड़ों में निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। मैं बताऊं, मैं बताऊं, चलिए मैं बताती हूँ। वर्क डन की बात हो रही है, अगर ध्यान से देखो तो 1 to 2 में 1 से जब 2 पे जा रहे हो तो वॉल्यूम 1000 ml ही रहता है पूरे उसमें। तो जब आप लगाओगे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डेल्टा वी 0 हो जाएगा। और यही सेम चीज होगी 3 to 4 में भी। 3 to 4 में वॉल्यूम 2000 ml रहता है पूरे प्रोसेस में, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा वी तो 0 आ जाएगा। डेल्टा वी इज वॉल्यूम चेंज ना, 3 से 4 जाने में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो डेल्टा वी 0 आ जाएगा। तो 1 to 2 और 3 to 4 में तो वर्क डन 0 हो जाएगा। जो बचेगा वो किसमें बचेगा, 2 to 3 में ही बचेगा, वही कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हमने बोला वर्क डन 1 to 2, तो आया पी एक्सटर्नल डेल्टा वी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी 0 है, तो 1 to 2 में हो गया 0 वर्क डन। इसी तरीके से अगर हम लोग बोले 3 to 4 को, तो 3 to 4 में भी पी एक्सटर्नल डेल्टा वी 0 हो जाएगा, तो इसमें भी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब निकालना है अपने को वर्क डन 2 to 3 में, तो वर्क डन 2 to 3 देना है, तो उसमें क्या पी एक्सटर्नल है मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी कर दें। 2 to 3 में प्रेशर कितना दिखाई दे रहा है, 3 atm, और वॉल्यूम चेंज कितना दिख रहा है, इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि आर की यूनिट लीटर में वाली दे रखी है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 2 लीटर हो जाएगा, ये 1 लीटर हो जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा। तो प्रेशर है 3 और वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनल क्या है 2 to 3, तो फाइनल है 2 और इनिशियल है आपका 1, तो ये आ गया -3 मल्टीप्लाइड बाई 1, -3 आ गया, यूनिट आ गई लीटर एटीएम। आपको जूल में निकालनी है, तो लीटर एटीएम को जब जूल में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 101.3 का, तो ये यूनिट कन्वर्ट हो जाती है जूल। यही क्या है वर्क पूरा, वो वाले तो 0 हो गए, टोटल वर्क यही बन जाएगा 2 to 3 वाला। बात समझ आ रही है, मतलब कोई प्रोसेस दे रखा है तो पहले देखो दिया क्या हुआ है ध्यान से, कि कहाँ पे क्या चीजें चेंज हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करो, है ना। कितना आ जाएगा आंसर, 303.
इंटीजर में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 304 लिख सकते हैं इसको। इंटीजर टाइप सवाल है ना, कर लेंगे अब ऐसे वर्क के क्वेश्चन, बोलिए। ऐसे सवाल आते हैं ना हर हर दूसरे साल या हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में एक वर्क का सवाल डाल देते हैं। अब कौन सी आपकी शिफ्ट हो पता नहीं होता, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। एक और कर लीजिए, फिर आएंगे इंटरनल एनर्जी पढ़ाएंगे, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे इसके बाद। एक और कर लो। 1 mole of ideal gas is heated at constant pressure from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade. पहला पॉइंट है कैलकुलेट वर्क डन। फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेट वर्क डन। सेकेंड पॉइंट में निकालना है आपको, इफ गैस वर एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। सेकेंड पॉइंट में निकालना है, इफ गैस वर एक्सपेंडेड isothermally and reversibly at 0 degree centigrade from 1 atm to some other pressure PT, what must be final pressure, what must be फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर निकालना है जो पीटी तक आप कर रहे हो एक्सपेंड। व्हाट मस्ट बी फाइनल प्रेशर इफ मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू, इफ मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू वर्क इन फर्स्ट प्रोसेस। पहले प्रोसेस में जितना वर्क निकालोगे, अभी यहां निकालोगे ना वर्क, उतना ही वर्क यहां पे हो रहा है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल लिख दिया, तो सेकंड वाले में तो हम लोग वो फॉर्मूला लगा सकते हैं P1 P2 वाला। P1 1 atm है, P2 लगा लेंगे और वर्क पहले निकालेंगे शुरू में, उससे वर्क लगा देंगे तो PT आ जाएगा लास्ट वाला प्रेशर, है ना। अब पहले वाले में प्रेशर कैसे निकालना है वो सोचना है। 1 मोल गैस है, आइडियल है, कांस्टेंट प्रेशर से आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कितना कर रहे हैं चेंज, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे अपने पास एक ही फॉर्मूला है, वही माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वी फाइनल वी इनिशियल को तोड़ेंगे हम लोग पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से। किससे तोड़ेंगे? पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से। लगाएं, तोड़े, करके मैं बताती हूँ, नहीं मैं करके बताती हूँ। आप एक दो इस तरीके के करा दूंगी तो आप फिर आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नोट हो गया सबका? चलिए पहला पार्ट कर रहे हैं,
T1 टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन है। T2 टेम्परेचर कितना है 100 यानी कि 273 प्लस 100 373 हो गया। केल्विन में रखना है क्योंकि अपने को टेम्परेचर। वर्क का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को लिख सकते हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। और अगर फॉर्मूला देखो अपना पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो वी की जगह एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं, वी की जगह एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं। प्रेशर तो सेम है, पी एक्सटर्नल ही है दोनों केस में, तो अगर हमें वी फाइनल लिखना है तो एन मोल्स तो गैस के सेम ही है, तो एन आर और T1 टेम्परेचर हो जाएगा और पी एक्सटर्नल आ जाएगा, प्रेशर सेम है। इसी तरीके से वी इनिशियल लिखोगे तो मोल्स सेम है एन आर T2 और नीचे क्या आ जाएगा पी एक्सटर्नल। ये वैल्यू इधर रख दें, वी फाइनल को क्या लिख रहे हैं वी फाइनल बाद का वो होगा ना प्रेशर, तो उसमें बाद का टेम्परेचर लगाएंगे ना, T2 लगाएंगे, T1 लगा दिया हमने गलती से, यहाँ T2 लगेगा और यहाँ क्या लगेगा T1, तो ये T2 हो गया। पी एक्सटर्नल को कॉमन लोगे तो यहाँ वाले से कट जाएगा, ये तो उड़ जाएगा पी एक्सटर्नल। अब देखो एनआर भी, एनआर है आपका माइनस में और एनआर को बाहर ले लो तो T2 माइनस T1 बन जाएगा। कोई समस्या? एन है आपके मोल्स, मोल्स कितने दे रखे क्वेश्चन में 1, आर की वैल्यू अगर जूल वाली निकालनी है तो जूल वाली लेते हैं 8.314 ले लेंगे। टेम्परेचर T2 373 और T1 273, डिफरेंस कितना हो गया 100 का ही हो गया। कितनी वैल्यू आ जाएगी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी वैल्यू बनेगी 8, पक्का माइनस भी। कोई समस्या? इन्होंने कैलोरी में लगा रखा है, क्यों क्या हुआ कुछ अच्छा, इसीलिए तो मुझे अजीब लग रहा था, मैं सोच रही थी कुछ तो तुम गलत बता रहे हो, मतलब मैं ये सुन तो हो रही थी पर सोच ये रही थी, मैं सोच रही हूँ पॉइंट तो इन्होंने कुछ तो गलत बताया है ना। इन्होंने कैलोरी में निकाला, क्यों निकाला पूछा तो नहीं। अच्छा इन्होंने आर की वैल्यू कैलोरी में ले ली, इनकी मर्जी चल रही है। हमने आर की वैल्यू जूल वाली ली है तो हमारी वैल्यू किस में आ गई जूल में आ गई, ठीक। अब हम यही वर्क डन, इतना ही वर्क डन उसमें हो रहा है सेकंड वाले में, तो लगा सकते हैं इतने ही वर्क डन को वहां पे इक्वल टू में करके, है ना, और P1 बाई P2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये नोट कर लीजिए। फिर सेकंड पार्ट किया जाए आइसोथर्मल वाला। ऑनलाइन नोट कर लिए बच्चे? सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा
एनआरटी था P1 बाई P2। P1 कितना एटीएम दे रखा है? टेम्परेचर क्या ले लें? 0 दिया हुआ है सेकंड वाले में, तो 273 ले लें। P1 1 एटीएम है, P2 PT लिख दें फाइनल प्रेशर, और यहाँ पे ले लो कितना आया था आंसर, माइनस माइनस कट जाएगा, पीटी की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। अगर यहाँ पे अपन ने आर की वैल्यू लगाई थी ना, आर की वैल्यू कहाँ पे लगाई थी, ये 8.314 लगाई थी। अगर हम लगाते 8.314 ना लगाते, आर रखते केवल, तो आर रखते तो 100 आर आ जाता, -100 आर। तो यहाँ पे रखते आप -100 आर, और यहाँ पे आर रखते तो आर आर कट जाता, तो भी आ जाती वैल्यू। सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते। लॉग 1 बाई पीटी करेंगे, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 831.4 डिवाइडेड बाई 2.303, 8.314। आवाज नहीं, इतनी आवाज क्यों कर रहे? सॉल्व करें इसको, है ना। ये आ गया आपका 100, और यहाँ पे आएगी वैल्यू, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेट करो मल्टीप्लाई करके जरा। 273 पॉइंट, इससे कर लेते जल्दी हो जाएगा, है ना अपने पास। सिक्स 628.72 आ रहा है, 628.72 ये आ गया, और फिर डिवाइड करना पड़ेगा, लंबा कैलकुलेशन। आ रहा है 0.159, ये वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है log 1 बाई पीटी की, है ना, तो इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस log पीटी इज इक्वल टू दिस। log पीटी लोगे तो log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, log पीटी लोगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस में। अब पीटी की वैल्यू देखनी पड़ेगी, इससे कैसे देखें हम लोग, 0.159, तो इसको 0.16 कर सकते हैं, 0.2 कर सकते हैं। अब लॉग में देखना पड़ेगा 0.2 किसकी वैल्यू है, तब उसके हिसाब से आएगा आंसर। इन्होंने एंटी लॉग लिया नहीं होगा, इन्होंने तो सीधे आंसर लिख दिया होगा। ये तो प्रोसेस दिखाते नहीं, सीधे लिख देते। यहाँ पे अगर अपन एक अप्रोक्सीमेशन भी लें तो log पीटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.2 आ जाएगी, यही तो आएगी। फिर लॉग टेबल से करना पड़ेगा इसको, तो ऐसा डेटा नहीं देना चाहिए जो लॉग टेबल से करना पड़े, टेबल तो है नहीं पता। 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 3 की बढ़ेगी, है ना, फिर 4 की भी बढ़ेगी, इससे कम ही होगा, तो यानी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। क्लियर है बात,
प्रोसेस समझ गए? मतलब क्वेश्चन में आपको ऐसा डेटा नहीं गिवन होगा कि आप इस तरीके से परेशान हो। चलिए, हमने बात करी थी आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन की, और एक आपका इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होगा, मतलब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना? इतने ही तो पढ़े थे अपन ने वर्क के फॉर्मूला, एक ये पढ़ा था और एक ये वाला पढ़ा था। अब अगर प्रोसेस एडियाबेटिक हो तो हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है, वो निकाला तो प्रॉपर डेरिवेशन से किया, लेकिन डेरिवेशन का अपने को काम नहीं, पर डेरिवेशन नहीं याद रखेंगे। हेडिंग डालिए वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, हाँ रिवर्सिबल रिवर्सिबल। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट चेंज होगा नहीं, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। वर्क डन का फॉर्मूला लिख लीजिए, W इज इक्वल टू माइनस NR T2 माइनस T1 1 माइनस गामा। गामा आपको बताया था CP बाई CV होता है। अगर क्वेश्चन में CV या CP दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। गामा की वैल्यू कहां से आती है? CP बाई CV, और एक फॉर्मूला अपने पास और था CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो अगर CV की वैल्यू पता है तो CP भी निकाल सकते हैं, CP की पता है तो CV निकाल सकते हैं R के टर्म्स में, और फिर ये रेशियो निकाल लेंगे CP बाई CV। एक फॉर्मूला और लग सकता है इसके लिए, W इज इक्वल टू माइनस NCV डेल्टा T। अगर CV की वैल्यू पता हो तो भी लगा सकते हो, माइनस नहीं प्लस। NCV डेल्टा T, डेल्टा T is T2 माइनस T1। क्लियर है? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए 3 फॉर्मूला और है, वर्क के नहीं है, पीवी में रिलेशन के। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी गामा P1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में दो कंडीशन दी हो, P1 P2 या P1 T2 या T1 V1, इस तरीके से दो सिचुएशन दी हो, एक में टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, दूसरे में टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? कांस्टेंट है T और V का मल्टीप्लीकेशन, तो आप लगा सकते हो T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। दो अगर सिचुएशन दी है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। एडियाबेटिक प्रोसेस लिख दिया, दो सिचुएशन दी है, ये कांस्टेंट है T और V का मल्टीप्लीकेशन, तो आप ऐसे लिख सकते हो T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। ये बात सबको समझ आ रही है? अगर प्रेशर और वॉल्यूम दिए हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में, दो सिचुएशन है, तो प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? कांस्टेंट। तो लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। इसमें भी लगा सकते हैं इसको, है ना?
तो ये सिचुएशन इस तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन। मतलब प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है 1 से 2 पे जा रहा है, तो 1 पे अगर प्रेशर वॉल्यूम पता है, 2 पे अगर प्रेशर पता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो आप। ये पहला फॉर्मूला लगा। एडियाबेटिक जिसमें हीट एक्सचेंज 0, हीट एक्सचेंज क्लियर है बात। अब आते हैं हम लोग एक टॉपिक पे, हेडिंग डालिए इंटरनल एनर्जी। वर्क डन की बहुत सारी बातें होंगी, अभी वर्क डन की और भी करेंगे। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ई या यू से डिनोट करते हैं, ई या यू से डिनोट किया जाता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग सिखाया था? डिपेंड करेगी या इंडिपेंडेंट होगी? एक्सटेंसिव का मतलब डिपेंड करेगी। अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगी ना इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। एक्सटेंसिव है, स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? देखो समझो, इंटरनल एनर्जी का मतलब है, जैसा कि वर्ड से आपको पता लग रहा है, अंदर की शक्ति है ना, अंदर की पावर, अंदर की एनर्जी। तो कोई गैस का सिस्टम है तो उसके अंदर की एनर्जी, हंसने की बात नहीं, ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं। कोई किसी सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है, कोई सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसकी इंटरनल एनर्जी निकालनी है ना। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है कि जितनी भी उसमें एनर्जी होगी वो सारी एनर्जी को हम लेंगे। अगर मोशन कर रहे हैं पार्टिकल, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, अगर अपनी जगह पे रोटेट कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, अगर वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर की वजह से उनमें कोई एनर्जी है, अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई एनर्जी है, या आपस में न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन कुछ हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से कुछ एनर्जी है, तो जितने भी तरीके की एनर्जी होती है, सारी एनर्जी का जो सम होगा उसको क्या बोलेंगे हम? उसकी, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि U या E जो है वो टोटल एनर्जी बोल सकते हो उसके अंदर जो होगी। तो उसमें E ट्रांसलेशनल भी आ सकता है, E रोटेशनल भी आ सकता है, E अगर वो काइनेटिक एनर्जी है तो वो भी हो सकती है, मोशन कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, अगर वो वाइब्रेशन कर रहे हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकती है, अगर उनके न्यूक्लियस के बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है तो न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है ना। इस तरीके से जितने भी तरीके के उसमें फोर्स, जितने भी तरीके के उसमें प्रोसेस हो रहे हैं, उनके हिसाब से उसकी टोटल एनर्जी जो होगी उसी को हम क्या कहते हैं? टोटल एनर्जी कंटेंट ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, जितने भी तरीके के उसमें प्रोसेस हो रहे हो उनको, उनके हिसाब से टोटल जो एनर्जी निकालोगे उसको क्या बोलोगे आप? इंटरनल एनर्जी। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए बच्चों। एक डेफिनेशन भी लिखे छोटी सी।
छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन लिखते, सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी, ये नोट कर लिया सबने, सम ऑफ ऑल पॉसिबल kind of energy of a system is called internal energy. Is called internal energy. अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमें निकालनी है तो क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज को एब्सोल्यूट निकालना, करेक्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकालते हैं, हम हमेशा जो अपने क्वेश्चंस में या अपने प्रोसेस में यूज करते हैं वो हम निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मतलब हमारा लेना देना किससे है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी से है। तो हम लिखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ U कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है, सो वी कैलकुलेट डेल्टा U, या इसी को डेल्टा E भी कहते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम क्या कैलकुलेट करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U निकालते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल कैसे। हम लोग कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम चाहें किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो निकालना डिफिकल्ट है। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे निकालते हैं हम लोग डेल्टा। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग निकालते हैं, यूज टू कैलकुलेट डेल्टा U। इससे भी इंटरनल एनर्जी ही कैलकुलेट होती है। क्लियर है पॉइंट इंटरनल एनर्जी के बारे में इतने? अगर हम लेते हैं कोई साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग क्या कहते हैं कि प्रोसेस जो है इनिशियल स्टेट से जहां से चलेगा फिर से उसी पे पहुंच जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होंगी, अगर सेम है तो इनिशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और फाइनल तो सेम हो गई। तो हम लोग बोलते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U निकालना चाहते हो तो वो क्या होगा? 0। क्या रीजन है? सेम ही है ना, इंटरनल पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए, इंटरनल एनर्जी पढ़ ली अब हम लोगों ने, तो अब हम लोग फाइनली आ जाते हैं सीधे सीधे किस पे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फिर इसके क्वेश्चन।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इजी है एकदम। जीरोथ लॉ नहीं पढ़ा है ना आपको, चलो लास्ट में पढ़ा दूंगा। जीरोथ लॉ इजी है एकदम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है देखो, फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है एनर्जी ना तो नहीं प्रोड्यूस होगी और ना ही क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यही बात है फर्स्ट लॉ की। तो पहला पॉइंट लिखिए, इसका दो तीन तरीके से इसको बोला गया। पहला पॉइंट लिख लीजिए, एनर्जी कैन क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ये तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, इसमें कुछ खास बात नहीं है। सेकेंड पॉइंट इसी को डिफाइन करने के लिए, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट बोल रहे हो, यूनिवर्स को हम लोग किससे मानते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मानते हैं। यानी कि अगर हम बोलें कि एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग, तो ये इसको क्या बोलोगे, टोटल को कांस्टेंट बोल दोगे। फर्स्ट लॉ यही कह रहा है। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कहीं से मान लो कोई एनर्जी डिसअपियर हो रही है ना, तो वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी और फॉर्म में आपको मिलेगी। मतलब कहीं से भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अगर कहीं से डिसअपियर हो रही है तो वहां से क्या होगी, किसी और फॉर्म में वो एनर्जी आपको मिलेगी। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं, इफ सम एनर्जी disappear in a process, then it will appear in different form of energy। मतलब एनर्जी बेकार नहीं होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपको अगर कहीं डिसअपियर हो रही है किसी फॉर्म से, तो दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगी, वो अपीयर हो जाएगी। अब ये तो सब थ्योरेटिकल बात है, मैथमेटिकल फॉर्म पे आ जाएं जिस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म फर्स्ट लॉ का है, ये नोट हो गया सबका। फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, डेल्टा यू या डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू आपका हीट है और ये हो गया आपका वॉल्यूम, और ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस अब इस पे फटाफट से कुछ केसेस लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट लॉ केसेस क्या क्या है,
छोटे छोटे से है। अगर प्रोसेस ले लो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का क्या मतलब था? वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी डेल्टा V 0। आप लगाते हो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा E Q प्लस W लगाते हो। W को अगर लेते हो P डेल्टा V माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V लेते हो अगर, तो ये क्या आ जाएगा? P तो सेम रहेगा, डेल्टा V तो 0 हो जाएगा ना आइसोकोरिक में, तो वर्क का टर्म तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो जितना हीट दोगे वो इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा। किसी आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी हीट देंगे उससे क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, वर्क तो क्या होगा? 0। क्लियर है बात? सेकेंड, अगर प्रोसेस ले लेते हैं आइसोथर्मल, केस नंबर 2, अगर प्रोसेस लेते हैं आइसोथर्मल, ठीक है, डेल्टा U का एक फॉर्मूला ये भी होता है NCV डेल्टा T। डेल्टा U का एक फॉर्मूला NCV डेल्टा T भी होता है, हैं? वो किसी केस के लिए बताया होगा। हाँ। डेल्टा U क्या है? NCV डेल्टा T। तो अगर आपका आइसोथर्मल ले लिया तो डेल्टा T तो 0 कर दोगे, डेल्टा T 0 कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फॉर्मूला बताया डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये 0 कर दिया। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना वर्क करोगे वो हीट के में कन्वर्ट होगा, या अगर हीट दे रहे हो तो वो वर्क को करवाएगा। अगर हीट दे रहे हो तो क्या करवाएगा? वो वर्क करवा देगा। या वर्क कर रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट होगी? हीट में। एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में ही तो चेंज होता है। तो इंटरनल एनर्जी अगर 0 है तो जो आप हीट दोगे वो वर्क में कन्वर्ट होगी, या वर्क करोगे तो वो हीट में कन्वर्ट। कोई समस्या है यहां तक? कोई हो तो बोलिए। ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस में Q 0 कर देते हो तुम, Q को क्या कर दोगे? 0। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है, तो इसमें डेल्टा U क्या आ जाएगा? वर्क डन के बराबर आ जाएगा। कोई खास बात नहीं है ये सब। इसी में क्या कर रहे हैं? एक एक केस लगाते जा रहे हैं। साइक्लिक, साइक्लिक में अभी अभी सिखाया डेल्टा U क्या होता है? 0, क्योंकि U फाइनल U इनिशियल सेम होती है। तो ये अगर 0 हो गई तो फिर से यही आ गया आइसोथर्मल जैसा। साइक्लिक वाला आइसोथर्मल जैसा आ गया फॉर्मूला। कोई समस्या? केस नंबर 5,
प्रोसेस लेते हैं अगर आइसोबारिक, कैसा प्रोसेस ले रहे हैं? प्रेशर कांस्टेंट। जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा किसी सिस्टम का, अगर प्रेशर कांस्टेंट है और उसका टोटल एनर्जी कंटेंट देखना चाहते हो आप, प्रेशर कांस्टेंट पे टोटल एनर्जी कंटेंट अगर उस सिस्टम का देखना चाहते हो तो उसको कहते हैं हम लोग एंथैल्पी। क्या नाम देते हैं उसको हम लोग? एंथैल्पी, एच बोलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे? एच से। नया टर्म आ गया इंटरनल एनर्जी के बाद, हमने क्या ले लिया? एंथैल्पी। एंथैल्पी की भी, इसकी भी, एच की भी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हम। नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं? इसकी वैल्यू डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं, और डेल्टा एच होता है आपका एच फाइनल, कोमल लगातार मत बोलो, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। डेल्टा एच यूज करोगे तो क्या आ जाएगा? एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। और डेल्टा एच और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। डेराइव करके निकाला गया है। हो गया? कोई समस्या? अगर कोई केमिकल रिएक्शन अप्लाई कर रहा हो, यहीं पे साइड में लिख लो केमिकल रिएक्शन के लिए। ये सब हम गैसियस सिस्टम के लिए कर रहे थे। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसके लिए यही फॉर्मूला, इसके लिए यही फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आर टी रिएक्शन के लिए है। डेल्टा एन जी होता है गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अगर मोल्स पता हो तो माइनस करके निकाल सकते डेल्टा एन जी की। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, क्वेश्चन में गिवन होगा। गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कोई समस्या? कोई दिक्कत? चलें क्वेश्चन करें।
डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, है ना। पहले इस रिएक्शन वाले पे ये क्वेश्चन कर लेते हैं सीधे सीधे, फिर उसके बाद जो पहले फॉर्मूलाज कराए उन पर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हीट लिबरेटेड ऑन कंप्लीट combustion of 7.8 gram benzene is 327 kilojoule. This heat is measured at constant volume. This heat has been measured at constant volume and at 27 degrees centigrade. Calculate heat of combustion of benzene. Calculate heat of combustion of benzene at constant pressure. Constant pressure at 27 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर इतना है और प्रेशर कांस्टेंट. देखो, कभी भी बोलते हैं अगर हीट कंटेंट निकालना है आपको किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसका मतलब आपको निकालना है डेल्टा एच. क्या निकालना है आपको, डेल्टा एच. और अगर आपको हीट कंटेंट बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कंटेंट होता है वो होता है डेल्टा यू. कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कंटेंट को हम क्या कह सकते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज. ये दोनों पॉइंट स्टार बना के अलग से लिखेंगे. कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कंटेंट है वो है डेल्टा एच. एंथैल्पी निकालते हैं बेसिकली. और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर निकाल रहे हो किसी सिस्टम का हीट कंटेंट तो उसको बोलते हो डेल्टा यू. डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, एनसीपी डेल्टा टी. प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ये सीपी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ जरूरत नहीं है. और डेल्टा यू के लिए लगा सकते हैं एनसीबी डेल्टा टी. ये वॉल्यूम कांस्टेंट पे निकाल सकते हैं, तो एक फॉर्मूला इसका ये भी. ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं. हीट लिबरेटेड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन is 327 kilojoule. This heat is has been measured at constant volume. कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर की गई है, इसका मतलब ये क्या हो सकती है आपकी, डेल्टा यू हो सकती है उस सिस्टम की. और आपको कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना है, यानी डेल्टा एच आपको कैलकुलेट करना है. ये वाली आपकी 327 दे रखी है. ठीक, अब हमको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन के कंबशन का रिएक्शन लिखना पड़ेगा. हमको फॉर्मूला लगाना है ये वाला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. तो इसके लिए हम लिखेंगे रिएक्शन. रिएक्शन लिखते हैं C6H6 प्लस यहाँ पे शायद 15/2 O2 आता है, 6 CO2 बन जाएगा
और H2O कितने बन जाएंगे? 3H2O। देखो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? बैलेंस है। यहाँ पे ये जो बेंजीन है ये लिक्विड होता है। अब आप बोलोगे ये इक्वेशन पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो अपना काम नहीं बन पाएगा। ये गैस होता है, गैस। तो अगर हम लोग डेल्टा Ng निकालना चाहते हैं तो डेल्टा Ng जो गैसियस मोल्स हैं प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट में ये तो लिक्विड है तो इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, और ये आपका रिएक्टेंट में ये लिक्विड है तो इसको छोड़ दो, गैसियस 15/2। तो अगर यहाँ डेल्टा Ng निकालना चाहते हैं तो N ऑफ प्रोडक्ट माइनस N ऑफ रिएक्टेंट करेंगे। प्रोडक्ट के लिए मोल्स कितने दिख रहे हैं आपके कंप्लीट कंबशन पे? 6, और इसके लिए कितने दिख रहे हैं? 15/2, 7.5। तो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस में 1. क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान से देखो, इक्वेशन हम लगा रहे हैं किसके लिए? ये इक्वेशन जो लगा रहे हो ना, ये बेंजीन के 1 मोल के लिए लगा रहे हो, तुम कंसीडर कर रहे हो कि ये 1 मोल है, यही तो कंसीडर कर रहे हो इक्वेशन में, 1 मोल के लिए लगा रहे हो। और जो एनर्जी दे रखी है वो कितने के लिए दे रखी है? 7.8 ग्राम बेंजीन को कंबशन कर रहे हैं, तो 7.8 ग्राम बेंजीन के लिए दे रखा है। तो अगर इक्वेशन आपको 1 मोल के लिए लगाना है तो वो हीट भी तो 1 मोल के लिए निकालनी पड़ेगी, आपको पर मोल निकालनी पड़ेगी ना। तो बेंजीन का पहले निकालो मोलर मास, फिर बेंजीन के मोल निकालो, मोल्स ऑफ बेंजीन निकालो, बेंजीन का गिवन मास है। 0.1 मोल आ गई। तो 0.1 मोल के लिए एनर्जी 327 है, तो आप 1 मोल के लिए निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे तो सिस्टम अपना पूरा 1 मोल के लिए कर रहे हो, तो 1 मोल के लिए निकाले। मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल लिया, गिवन मास बाई 78 आता है ना, तो 0.1 आ गए मोल। अब ये 0.1 मोल अगर बेंजीन है तो हीट कितनी निकल रही है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी थी? 327 थी ना, किलो जूल थी। अगर 1 मोल होगा तो कितनी हो जाएगी? 1 मोल के हिसाब से निकालते हैं तो आ जाएगी 327 डिवाइडेड बाई 0.1 कर दे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3270 आ जाएगी। क्लियर है? 0.1 के लिए 327, तो 1 के लिए 10 टाइम्स हो जाएगी। अब पर मोल के लिए डेल्टा यू निकल गया, डेल्टा एच डेल्टा यू सब 1 मोल के लिए निकालते हैं, पर मोल के लिए डेल्टा यू निकल गया। ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे था तो इसको डेल्टा यू बोल दोगे। अब डेल्टा एच निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने? बोलो फॉर्मूला। डेल्टा ये लगा दें, ये निकालना 3-2 है ना। डेल्टा Ng कितना आया था अपना? टेम्परेचर कितना है? 27 है तो 300 केल्विन हो जाएगा। 273 प्लस करोगे तो 300 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली है किसमें? किलो जूल में। अब यहाँ पे अगर जूल में लगाना है आपको आर की वैल्यू
तो इसको फिर जूल में रखो, किलो जूल में लिए हो तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना तभी तो होगी बात। आर की वैल्यू रख दो। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। किलो जूल की थी ना वैल्यू, कहाँ गया? हाँ किलो जूल में ही दे रहा है। आंसर आ जाएगा, जूल में आएगा आंसर। अगर 1 किलो जूल पर मोल में ऑप्शंस दिए तो फिर उसको 1000 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर मैं लिख दूं यहाँ पे, आप निकाल लेना। आंसर आ रहा है 3273.73 किलो जूल में। ये तो अपना जूल में आ रहा है ना, 3273.73 अगर जूल में निकालना है तो ये है। कोई दिक्कत? कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। हैंग कर जाता है सिस्टम। क्लियर है बात? अब एक क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इसी पे बेस्ड है तो जबरदस्ती 2 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एक ही टाइप का क्वेश्चन सुनो ध्यान से। 2025 में आ रखा है, एक सैंपल है एन ऑक्टेन का। जैसे बेंजीन दिया था वैसे ही किसका सैंपल दे रखा है? एन ऑक्टेन का। एन ऑक्टेन का मतलब नॉर्मल ऑक्टेन, ऑक्टेन की सीधे स्ट्रेट चेन होगी, है ना। तो ऑक्टेन है तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका C8H18 हो जाएगा। ब्रैकेट में दे रखा है 1.14 ग्राम, यानी कि उसके ग्राम दे रखे हैं, गिवन मास है। जैसे यहाँ पे बेंजीन का 7.8 दे रखा था। was completely burnt in excess of oxygen in bomb calorimeter। बॉम्ब कैलोरीमीटर से मैंने आपको बताया क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, डेल्टा यू। इसको कंप्लीटली बर्न किया जा रहा है यानी कंबशन हो रहा है, जैसा बेंजीन की अभी बात हुई थी। whose heat capacity is 5 किलो जूल पर केल्विन। उसकी हीट कैपेसिटी उस कैलोरीमीटर की है 5 किलो जूल पर केल्विन। यानी कि उसका अगर उस बॉम्ब कैलोरीमीटर का अगर टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ेगा तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी 5 किलो जूल। उस कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी दे रखी है 5 किलो जूल पर केल्विन। मतलब उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितना हीट मिलेगा आपको? 5 किलो जूल।
As a result of combustion reaction, the temperature of calorimeter is increased by 5 Kelvin. 5 केल्विन अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, 1 केल्विन से 5 किलो जूल मिल रही थी, तो 5 केल्विन से कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ये बात सबको समझ आ रही है? कितनी हीट देगा वो? 25 दे देगा। फिर बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्टेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको निकालना है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है क्या कैलकुलेट करना है आपको? डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। और आपको जो हीट दे रखी है वो किस पे दे रखी है? इसका मतलब प्रेशर वाली दे रखी है। तो देखते हैं, वैसे तो इस पे प्रेशर से नहीं, इस पे तो निकालते हैं वॉल्यूम पे। तो ये कंटेंट यही होगा। हीट आ रहा है यहाँ पे 25, जो अपन ने कैलकुलेट की थी। बॉम कैलोरीमीटर से निकालना है, तो बॉम कैलोरीमीटर से डेल्टा यू ही कैलकुलेट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो वो अपने को पता ही चल गया, 1 केल्विन चेंज से 5 किलो जूल है, तो आपके 5 केल्विन चेंज से कितना आ जाएगा? 25 किलो जूल आ जाएगा। जूल में आंसर इन्होंने पूछा है, किलो जूल में ही पूछा है, तो आ जाएगा। क्लियर है? बोलो बच्चों। तो ये सेम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, सेम टू सेम। अब फर्स्ट लॉ पे करो सवाल, जो अपन ने वाला करा है ना। क्या? हाँ, ये टोटल आंसर। चलो, सिंपल करेंगे या कॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते? चलिए, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है आपको। इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है आपको। दो केस दे रखे हैं। पहला केस है अ सिस्टम absorb 5 kilojoule heat and does 1 kilojoule work। एक सिस्टम 1 किलोजूल वर्क करता है और 5 किलोजूल हीट एब्जॉर्ब करता है। निकालो ए में, फिर बी देते हैं। डेल्टा यू निकालना है, क्यू और डब्ल्यू की इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट लॉ लगा के निकाल दो फटाफट से। 6 आ रहा है, ध्यान से। 6 नहीं आ रहा है, कोई आपने कोई साइन गलत ले लिया। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सिस्टम को हीट दे रहे हो, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है? क्यू पॉजिटिव लोगे, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, इसका मतलब सिस्टम को हीट दे रहे हो, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जब एब्जॉर्ब होगी हीट, जब बाहर निकलती है तब माइनस में लेते हैं। तो क्यू को क्या लेना है आपको? 5 किलो जूल पॉजिटिव में ही लेना। और सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क करेगा तब हमेशा माइनस में। वर्क डन बाय द सिस्टम है, आपको बताया था बाय द सिस्टम क्या होता है? ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो वर्क क्या हो जाएगा? -1 किलो जूल। अब डेल्टा यू निकालना है, क्यू हो गया 5 और ये हो गया -1, तो कितना आ जाएगा?
कोई समस्या? इजी था। हाँ, हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव लेते हैं, या हीट दे रहे हो सिस्टम को तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम बाहर निकाल रहा है तो नेगेटिव, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव, अगर सिस्टम पर वर्क कर रहे हो तो पॉजिटिव. वर्क बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव. फिजिक्स में अपोजिट होगा वर्क का. हो गया ये, ए तो हो गया. बी को निपटाओ. 5 kilojoule of work is done on the system. 1 kilojoule heat given out by the system. 1 किलोजूल हीट बाहर निकल रही है. वर्क निकालना है, नहीं डेल्टा यू निकालना है. 6 आ रहा है. देखो 5 किलोजूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, है ना, तो पॉजिटिव लेंगे. लैंग्वेज से पकड़ना है. वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लोगे? पॉजिटिव. तो +5 किलोजूल हो गया. और हीट बाहर निकल रही है, हीट देते हो तो पॉजिटिव लेते हो, अगर हीट सिस्टम बाहर निकाल रहा है तो हीट को क्या लोगे? हीट गिवन आउट जो होती है वो क्या होती है? नेगेटिव. तो Q आ गया -1. तो डेल्टा U क्या आ जाएगा? Q + W. हाँ 4 आ गया आंसर. अब की बार Q माइनस हो गया ना, उस क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन था ये सीधा. दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है तो लैंग्वेज को केवल ध्यान रखो. हीट बाहर निकलेगी, सिस्टम बाहर हीट निकालेगा तो माइनस, सिस्टम को हीट दोगे तो पॉजिटिव हीट. हाँ, सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव, और सिस्टम पर वर्क करोगे तो पॉजिटिव. फिजिक्स में यही जस्ट अपोजिट होता है, उसमें सिस्टम को देखने का और उसका तरीका जस्ट नजरिया अलग है, अपोजिट है. इसलिए बातें प्यारी प्यारी बातें. चलो 1-2 काम और करो बढ़िया. एक सवाल और बन सकता है आपका. अभी अभी फर्स्ट लॉ किया है तो कुछ तो काम करें. ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सोचना है आपको. आप बोलेंगे मैम सब में ही सोच. आइस एंड वाटर आर प्लेस्ड in a closed container at pressure 1 atm, temperature 273.15 Kelvin. टेम्परेचर इतना. if pressure of system increased by 2 times, प्रेशर लगा रहे हो आप, उस सिस्टम का प्रेशर कितना बढ़ा रहे हो? 2 टाइम्स कर देते हो. कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग
टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हो, है ना? तो पूछ रहे हैं क्या करेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा। 4 ऑब्जर्वेशन दिए, क्या चीज सही होगी? वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, सॉलिड फेज जो है जिसको आइस बोल रहे हो, डिसअपियर कंप्लीटली। लिक्विड फेज disappear completely. Amount of ice decreases. क्या होना चाहिए? अंदाजे लगाइए। आइस का टेम्परेचर 273 था, यानी 0 था। वाटर भी रखा हुआ है उसमें। अब प्रेशर इन्होंने डबल कर दिया है, टेम्परेचर को सेम रखा है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्रेशर डबल अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए? सॉलिड फेज डिसअपियर कंप्लीटली। और डी में दे रखा है अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीजेस। बी में कह रहे हैं कि पूरा खत्म हो रहा है, और डी में कह रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम होगा। और सी वाले ऑप्शन में लिक्विड फेज को ही डिसअपियर करते हैं। हाँ, प्रेशर अप्लाई करने से क्या सोचते हो क्या होता हो? वॉल्यूम कम होगा ऐसा सोचते हो, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है। हैं? सी होना चाहिए, लिक्विड फेज डिसअपियर कंप्लीटली। कंप्लीटली वर्ड लिखा हुआ, आंसर क्या है? लिख रहे हैं सॉलिड फेज डिसअपियर कंप्लीटली। क्यों हो रहा होगा ऐसा? पहले प्रेशर 1 atm था, अब क्या कर दिया आपने? डबल कर दिया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने से तो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, स्टेट चेंज होती है वो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होती है ना? तो स्टेट तो चेंज हो सकती है, इसका मतलब आइस लिक्विड तो बना सकता है। आइस क्या बना सकता है? लिक्विड बना सकता है। और प्रेशर 1 atm था, अब इसके बाद क्या कर दिया? प्रेशर 2 टाइम्स कर दिया है ना? तो हम ये तो हमने ये थोड़ी बोला कि प्रेशर हम इतना लगा दिए कि लिक्विड फेज ही डिसॉल्व। हमने तो बोला बस डबल कर रहे हो। हमने ये नहीं बोला ना कि इतना प्रेशर लगा दिए कि लिक्विड वाटर ही सॉलिड हो जाए, और उसके वाटर इसमें एक ग्राफ बताएंगे, एक ग्राफ, इसको एक ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे। एक ग्राफ है आइस और वाटर का, एक ग्राफ है कैसे चेंज होता है किस प्रेशर पे, उसमें प्रेशर की कंडीशन भी लगानी पड़ेगी ना, उससे बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।
इसका ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे तब बात। फ्यूजन का ग्राफ, हाँ आंसर ये वाला था, सॉलिड को कंप्लीटली डिसअपियर।